तो दोस्तों 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली। उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ था, बहुत सारे रिबेलियंस थे, रिवोल्ट्स थे, विद्रोह थे, जिन्होंने टाइम टू टाइम कंट्रीब्यूट किया था। वैसा ही एक इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पबना रिवोल्ट। अब आखिरकार पेजेंट मूवमेंट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्यों इनसे हमेशा हमें सवाल देखने को मिलते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। क्योंकि पेजेंट मूवमेंट्स आर वेरी फंडामेंटल टू एनी कंट्रीज ग्रोथ। इंडिया ही नहीं, चाहे कोई सी भी आप कंट्री उठा के देख लो, जो वहाँ पे बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग लाई करते हैं, उनकी कंडीशंस क्या थी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, वो उस टाइम के इतिहास का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बनता है। अगर हम 2019 में भी देखें तो इंडिया के अंदर 60 to 70% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर अनडायरेक्टली। तो जाहिर सी बात है ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक और फैक्ट है, जैसे 2019 में 16% ऑफ जीडीपी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस सेक्टर अलोन। तो ये सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं वो किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, बिकॉज दे फॉर्म द बल्क ऑफ आवर पॉपुलेशन। दैट इज द रीजन पेजेंट मूवमेंट से हमेशा आपको सवाल यूपीएससी यूपीपीएससी जो भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स में इसमें आपको देखने को मिले। तो इस वीडियो में पबना रिवोल्ट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन से लीडर्स हैं, ये हम सब कुछ आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं। तो ये लड़ाई हुई कब थी, ये विद्रोह हुआ कब था, ये आंदोलन शुरू कब हुआ। 1873 में आंदोलन शुरू हुआ और 1876 तक ये एक्टिव था। तो करीब 3 साल के लिए इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी पबना रिवोल्ट वाज अ वेरी एक्टिव रिबेलियन। अब ये रिबेलियन में कौन लोग थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, कौन आया था विद्रोह करने, तो वो थी हमारी पेजेंट कम्युनिटी, हमारे किसान। इन लोगों ने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था। किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना हर रिवोल्ट के बारे में कि किसने किया था और किसके अगेंस्ट किया था। ये रिवोल्ट हुआ था जमींदारों के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी अगेंस्ट नहीं हुआ था। ये हुआ था किसके अगेंस्ट, जमींदारों के अगेंस्ट। तो किसान आए, उन्होंने विद्रोह किया जमींदारों के अगेंस्ट। क्लियर है। अब कहाँ हुआ था, इस पे भी डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, ये रिवोल्ट हुआ था पबना डिस्ट्रिक्ट में। पबना डिस्ट्रिक्ट कहाँ लाई करता है, उन दिनों जिन दिनों ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, पबना यूज्ड टू लाई इन ईस्ट बंगाल। लेकिन जब बाद में पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश एज अ कंट्री स्थापित हुई, तो आज जो करंट लोकेशन है पबना डिस्ट्रिक्ट का, वो है बांग्लादेश के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, पबना का जिक्र हुआ है तो एक और इम्पॉर्टेंट है चीज़ इसके बारे में। पबना वॉज नोन फॉर जूट कल्टीवेशन। तो यहाँ पे जूट जो है उसकी खेती होती थी। आज भी जूट कल्टीवेटर्स काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हमने बेसिक फैक्ट चेक यहाँ पे कर लिया। कब हुआ था रिवोल्ट, कब से कब तक, 1873-76, 3 साल के लिए। किसने किया, पेजेंट्स ने किया। किसके अगेंस्ट किया, जमींदार के अगेंस्ट किया। ये आपको याद रखना है। और कहाँ किया, पबना में ये जो रिवोल्ट है वो शुरू हुआ था। पबना कहाँ है, ईस्ट ऑफ बंगाल, करंट लोकेशन बांग्लादेश। अब हम जो मेन सेक्शन है, कहानी क्या चल रही थी, क्या बैकग्राउंड था, क्यों आखिर किसान मजबूर हो गए, विद्रोह के अलावा क्यों उन्हें लगा कि और कोई रास्ता नहीं है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। पबना रिवोल्ट की नींव डाली गई थी साल 1764 में, 1764। अब 1764 ईयर आते ही आपके दिमाग में एक रिवोल्ट आना चाहिए, एक लड़ाई जो कहाँ लड़ी गई थी, बक्सर में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, दे वन द वॉर। और इस वॉर का जो प्राइज मिला उन्हें वो था दीवानी। दीवानी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इट इज द राइट ओवर रेवेन्यू। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट मिल गया उसके बाद कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, यानी कि टैक्सेस कलेक्ट कर सकती है। अब कहाँ कर सकती है वो टैक्सेस कलेक्ट, एज पर दिस दीवानी राइट, वो कलेक्ट कर सकती है बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। तो इन 3 जगह पे उन्होंने राइट हासिल किया कि भाई अब ऑफिशियली जाके आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म है, दैट इज अ वेरी वेरी टीडियस मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करने की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और लेबर का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ब्रिटिश सिर्फ इंडिया को कॉलोनाइज नहीं कर रहा था, इट वॉज अ ग्लोबल कॉलोनाइजिंग फोर्स। तो उनको पता था इन प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे तरीके से। तो अब इन्होंने इसका एक रास्ता निकाला। वो रास्ता क्या था और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो 1793 साल में
इंडिया आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम पे क्या थे, बतौर क्या डिजिग्नेशन वो लेके आए थे? ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो इन दिस ईयर he came and established a system किसके लिए? फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। और इस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। ये एक सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। अब इस सिस्टम की डिटेल समझते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि इस सिस्टम का इम्पैक्ट क्या पड़ा। क्या वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था? नेगेटिव था तो किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे था? तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या हुआ, ईआईसी ने ये स्टैब्लिश कर दिया कि उनको जो ये सप्लाई चेन है रेवेन्यू कलेक्शन की, उसमें सिर्फ जमींदारों से लेना देना है। तो होता क्या था वहां पे, एग्रीकल्चर किस तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा था? किसान होते थे, दे वर यूजुअली पीपल जिनके पास कोई लैंड नहीं होती थी, तो ये लोग किराए पे जमींदार की जमीन पे खेती करते थे, फसल उगाते थे, उसमें से कुछ हिस्सा ये लोग अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखते थे और बाकी बेच के रेवेन्यू कमाते थे। तो ईआईसी ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर में क्या कहा कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो सेट कर देंगे, जो जमींदार उनको एज रेंट पे करेंगे टाइम टू टाइम पीरियोडिकली। तो जमींदार नाउ वर रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑल द मनी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एज सच पेजेंट से अब कोई लेना देना नहीं था, ना उनको उनकी कंडीशन से कोई फर्क पड़ रहा था, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की ना वो कोशिश कर रहे थे, ना उन्हें कोशिश करनी थी। ये क्लियर हो गया परमानेंट सेटलमेंट 1793 से। तो उन्होंने क्या किया, एक फिक्स्ड रेंट सेट किया और उन्होंने बोला जमींदार को कि भैया आप जो भी टोटल रेवेन्यू कमाते हो उसका 10/11 शेयर आप हमें दोगे, जो ईआईसी को मिलेगा, और जो 1/11 शेयर होगा बचा कुचा वो आप अपने पास रखोगे। अब जमींदारों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस बचे कुचे शेयर में से उनको किसानों को भी देना था, उनका जो भी शेयर था, और उनको अपने भी चीजें मैनेज करनी थी, तो रेस्ट दे विल कीप एज प्रॉफिट्स, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इससे क्या मतलब निकला, क्या लूपहोल क्रिएट हो गया? इसका जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कि जो किसान है दैट बिकेम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन दी जमींदार। अब जमींदारों के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर उनका मन करे इसमें से एक साइजेबल शेयर वो पेजेंट को दें या फिर कुछ ना दें, या फिर और भी जो चीज़ें वो प्रैक्टिस करते थे उनको फोर्सफुल एविक्ट कर दें टाइम टू टाइम, उनसे जब भी मन चाहे रेंट बढ़ा दें। इन सारी ही चीज़ों के ऊपर कोई चेक नहीं था। तो जमींदार वॉज एब्सोल्युटली ऑन हिज ओन, ही वॉज द सोल ओनर ऑफ द लैंड, एंड इन अ वे वो पेजेंट की भी पूरी लाइफ कंट्रोल करते थे। उनका जो भी जब भी मन में आए वो रेंट इंक्रीज कर सकते थे, जब भी मन में आए उनको फोर्स्ड एविक्शन यानी कि जबरदस्ती जिस लैंड पे वो किसान काम करते हैं उस लैंड से उनको निकाल सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इवेंचुअली दे लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्स। जाहिर सी बात है उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, जो इंडिया को वो एक पुलिस स्टेट की तरह रन कर रही थी, वहाँ पे वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उनका लेना देना सिर्फ जमींदार से है, जमींदार के मन में आए तो वो पेजेंट को पैसे दे, अगर मन में नहीं आए तो पेजेंट को कुछ ना दे। उनका जब मन में आए वो इन किसानों को इनफैक्ट अपनी जमीनों से भी बेदखल कर देते थे। तो इन सारी चीज़ों से जो नतीजा निकला कि पेजेंट का एक्सप्लॉयटेशन टाइम टू टाइम बढ़ता ही चला गया। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद क्या हुआ वो समझते हैं। तो अब तक हमने देखा, सबसे पहले था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें उनको दीवानी मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। फिर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब नेक्स्ट इवेंट क्या था जो इस रिवोल्ट के रीजंस में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, दैट इज 1859। अब 1859 में क्या हुआ, 1859 में एक पहला लेजिस्लेशन आया 1793 के बाद, ऑलमोस्ट 100 सालों के बाद। तो इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता ही चला जा रहा था। तो 1859 में वो कौन सा एक्ट आया, वो एक्ट था बंगाल टेनेंसी एक्ट। अच्छा, ऐसा ही एक और एक्ट आया था 1885 में, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो लेके आए, और किस पर्पज से लेके आए, वो पर्पज था किसानों की मदद करना, उनकी पोजीशन को थोड़ा सा सॉलिडिफाई करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे लोग समझ रहे थे, तो दे वांटेड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। लेकिन क्या वो पर्पज अचीव हुआ, वो देखते हैं। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट किस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था, वो 2-3 क्लॉजेस लेके आए। पहला था जैसे कि अगर कोई 20 साल तक एक किसान किसी एक ज़मीन पे काम कर रहा है जो ज़मींदार ओन करता है, तो वहाँ पे अब रेंट इंक्रीज आप नहीं कर सकते। देयर विल बी नो इंक्रीज इन रेंट एनी फर्दर।
ठीक है। अगर रेंट इंक्रीज करना ही है तो दे विल हैव टू गो टू द कोर्ट। कोर्ट जाके ही आप कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे ही आप रेंट इंक्रीज कर सकते हो। जैसा अब तक चल रहा था वैसा नहीं होगा कि जब मन में आए रेंट इंक्रीज कर दिया। और सेकेंडली, क्योंकि वो इतने टाइम पीरियड से वहाँ काम कर रहा था तो उन्होंने कुछ राइट्स दिए टेनेंट को ऑक्यूपेंसी के। तो राइट्स टू ऑक्यूपेंसी फॉर द टेनेंट्स। तो जो भी वहाँ काम कर रहा था अब उसको ज़बरदस्ती जब मन में आए निकाला नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये फोर्सफुल एविक्शन की। जब मन में आया एक ज़मींदार फॉर व्हाटएवर रीज़न वो किसान को बाहर निकाल देता था, अब वो नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये लॉ एक्चुअली इफेक्टिव था? नहीं। ज़मींदार हैं, उन्होंने एक्चुअली इस लॉ को इन स्पिरिट फॉलो कभी नहीं किया। एंड अ लॉ इज़ ओनली एज गुड एज इट इज़ फॉलोड। तो किसानों की प्रॉब्लम बिल्कुल कम नहीं हुई। किसान उसी विशेष साइकिल का हिस्सा बने रहे, उनका शोषण चलता रहा। क्या शोषण होता था? बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग हर केस में मोरलेस यही होता है। सबसे पहले रेंट बढ़ा दिया जाता है, किसानों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उनके कर्जे बढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद एक और प्लेयर होता है मार्केट में जो बहुत ही खतरनाक होता है किसानों के लिए। किसानों को अब देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो समझ में आते नहीं है, तो कुछ भी अनशंट उनसे साइन करा के वो उनको मनी लेंडर जो है वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देता है। अब किसानों को कैलकुलेशन समझ में आई नहीं, तो जिस चीज़ को वो सॉल्व करना चाह रहे थे जो कि था अपने कर्जे को उतारना, वो और बढ़ जाता है। तो डेट इंक्रीज हो जाता है। तो जिस लैंड पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे सूनर और लेटर ये ग्राउंड बना दिया जाता है कि तुमने पैसे वापस नहीं किए तो अब यहाँ से निकल जाओ। तो इस विशियस साइकिल का जो शिकार थे किसान, फार्मर्स, पेजेंट्स काफ़ी टाइम तक थे। तो 1764 से देखा हमने 1859 तक ये चलता रहा। तो ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड फॉर ऑलमोस्ट 100 years peasants were left to be tortured at the hands of the जमींदार्स। तो इवेंचुअली इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई बहुत हो गया, और साल 1873 के अंदर में फाइनली इन सारे लोगों ने आवाज उठाई एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाबना इन ईस्ट बंगाल एंड दे स्टार्टेड दिस रिवोल्ट व्हिच इज नाउ नोन एज पाबना रिवोल्ट। क्लियर है? 1873 से 1876 तक ये रिवोल्ट चला। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, ये जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है ये कौन लाया था? तो ये लेके आए थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे परमानेंट सेटलमेंट, और लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे 1859 का बंगाल टेनेंसी एक्ट। ठीक है, एक्ट कब से कब तक चला, क्या रीजन थे, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिटेल में कवर कर ली हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, विल लव टू हेल्प यू आउट। अब फर्दर जो बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखें। तो एक और जो बहुत जरूरी बात है इस रिवॉल्ट से रिलेटेड कि इस रिवॉल्ट का जो कैरेक्टर था इस विद्रोह का वो एक नॉन वायलेंट। इन लोगों ने कोई हथियार नहीं उठाए, इन्होंने रादर अपील्स की, पब्लिक अपील्स की, इन लोगों ने मार्चेस रखे जो बहुत ही पीसफुल थे। इनका कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक वायलेंस तक। और इनफैक्ट ये लोग कोर्ट्स भी गए थे, दे बिलीव्ड इन द जुडिशियल सिस्टम। हालांकि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, फिर भी ये रिवोल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक नॉन वायलेंट रिवोल्ट रहा, ये आपको याद भी आना चाहिए। एंड नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछी जाएगी आपसे इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में। हर रिवोल्ट का इंपॉर्टेंट लीडर आपको पता होना चाहिए। तो इसमें थे ईशान चंद्र रॉय, इसको कंफ्यूज मत करना ईश्वर चंद्र रॉय से। नेक्स्ट इज शंभूपाल एंड लास्ट इज खोड़ी मौला। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में हम मार्क्स लूज नहीं कर सकते अगर हमें क्लियर करना है पेपर, राइट। तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल डिस्कस कर ली दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, विल ट्राई एंड एड्रेस इट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी रिवोल्ट को, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, आपको रिवोल्ट दिमाग में अच्छी तरह एकदम छप जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फ़ायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज़ कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।